हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट, दैट इज सेबी एक्ट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992, एक ऐसा एक्ट जिसने भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट में एक अहम भूमिका निभाई है, जिसने भारत का चेहरा ही बदल दिया। क्योंकि इससे पहले होता था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, सीसीआई एक्ट, जो खुद डिसाइड करता था, रेस्ट्रिक्शंस थी इशू, पब्लिक इशू की फेस वैल्यू पर ही इशू निकाला जा सकता था, और सारी टर्म्स कंडीशन, कितने का इशू होगा, क्या होगा, ये सब सीसीआई, कितनी कैपिटल आप रेज कर सकते हो, ये सारा कुछ करती थी गवर्नमेंट का कंट्रोलर एंड कैपिटल इशू। दैट हैज बीन स्क्रैप्ड एंड एक नया एरा, जिसको कहते हैं लिबरलाइजेशन एरा ऑफ लिबरलाइजेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ। फाइनेंशियल मार्केट का डेवलपमेंट हुआ इस एक्ट के द्वारा। तो ये जो सेबी एक्ट था, ये रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई फॉर द पब्लिक इशू, जो कि जिसका काम कंट्रोलिंग की जगह ओनली रेगुलेट था। आपको फ्रीनेस दी गई, लिबरलाइजेशन किया गया, कंपनियां पैसा, सर्टेन गाइडलाइंस, केवल सेबी आपको फ्री करता है, क्या आपका रेट होगा, कितने का आप इशू निकालेंगे, क्या टर्म्स होंगी, क्या कंडीशंस होंगी, सब कुछ आपके हाथ में, लेकिन मॉनिटर करेगा, रेगुलेट करेगा। ये एक एक्ट आया, और ये जो सेबी एक्ट आया 1992 को 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी महात्मा गांधी जी की मृत्यु का दिन, श्रद्धांजलि वाला दिन होता है, तो उस दिन आया ये सेबी एक्ट 1992 में। और ये जो सेबी बना, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, एज ए बॉडी कॉर्पोरेट, ये एक कंपनी रजिस्टर्ड हुई और ये बना एज ए बॉडी कॉर्पोरेट, यानी हैविंग जो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो सब सेबी एक्ट में थी। परपेचुअल सक्सेशन, एक बॉडी कॉर्पोरेट बनी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, हैविंग कॉमन सील, ओके, right to have a separate property, okay, right to make contract, ये जो सब कंपनी के राइट में आप पढ़ते हो, राइट टू sue and right to be sued। ये सारी कुछ जो भी कंडीशंस थी, ये सब सेबी एक्ट के अंदर, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, सेपरेट प्रॉपर्टी, राइट टू मेक कॉन्टैक्ट, राइट टू स्यू एंड राइट टू बी स्यूड, ये सारी चीजें सेबी एक्ट 1992 के अंदर आई। ओके, ये कैसे आया? जैसा कि मैंने बाय रिप्लेसिंग सीसीआई, जो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू 1947 आजादी के तुरंत बाद जो सीसीआई बना था, वो स्क्रैप कर दिया गया और इसकी जगह आ गया ये सेबी एक्ट। और इस सेबी की अथॉरिटी क्या थी? व्हाट इज अथॉरिटी? इसकी अथॉरिटी थी टू रेगुलेट, ये एज ए अथॉरिटी बनाया गया टू रेगुलेट एंड डेवलप इंडियन कैपिटल मार्केट, है ना। तो ये किस तरह बनाया गया? क्यों? टू रेगुलेट एंड डेवलप इंडियन कैपिटल मार्केट को डेवलप करने के लिए, एंड टू प्रोटेक्ट
interest of investors. With these objective in mind, ये सेबी एक्ट 1992 आया 30 जनवरी को। ये बॉडी कॉर्पोरेट बना, जैसे और कोई कंपनी बनती है, कंपनी बनी जिसका परपेचुअल सक्सेशन था, कॉमन सील थी, सेपरेट प्रॉपर्टी थी, सेबी को राइट था टू मेक कॉन्टेक्ट, राइट टू स्यू एंड राइट टू बी स्यूड। ओके, और इसने रिप्लेस कर दिया आजादी के वक्त का बना हुआ 45 इयर्स तक जिसने हिंदुस्तान में कैपिटल को कंट्रोल में रखा, ऐसा कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू एक्ट 1947 को। और ये जो बॉडी कॉर्पोरेट बनाएगी, ये एज एन अथॉरिटी बनाएगी जो रेगुलेट करेगी एंड डेवलप करेगी इंडियन कैपिटल मार्केट को और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को। तो क्या पर्पस था? तो सेबी बनाएगी, किस लिए बनाई गई? सेबी बनाएगी कि जो भी पैसा लगाना चाहता है उनके हित प्रवाह की रक्षा की जा सके, उनको नुकसान ना पहुंचे, उनको कोई चीट ना कर जाए, आपके खून पसीने की कमाई कोई दूसरा ले ना जाए। और साथ ही साथ हमको एक ऐसा मार्केट भी डेवलप करना है जहां आपको अपने पैसे को करेक्ट इन्वेस्टमेंट डिप्लॉयमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा आपको भी फायदा हो सके, और जो नीडी लोग हैं या जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, जिससे देश का विकास हो, फाइनेंशियल मार्केट का विकास हो, डेवलपमेंट हो। ओके, अब ये सेबी का मैनेजमेंट के बारे में हम समझेंगे। इस सेबी को मैनेज कैसे किया जाता है, हाउ टू मैनेज, इसका बोर्ड क्या है, ठीक है। तो इसका मैनेजमेंट, तो सेबी का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ द सेबी बेस्ट इन, ये कहां पर है? बेस्ट इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन बोर्ड जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इस बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स कौन कौन होंगे? इसके अंदर जैसा कि सभी में एक चेयरमैन होता है, एक चेयरमैन। तो ये जो चेयरमैन होता है, ये चेयरमैन अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट हर किसी को नहीं अपॉइंट करती, ऐसे पर्सन को करती है हु हैज एबिलिटी। हु हैज एबिलिटी, किस किस चीज में एबिलिटी? हु हैज एबिलिटी, इंटीग्रिटी, ए पर्सन ऑफ, किसको अपॉइंट करती है? ए पर्सन ऑफ, जो पर्सन एबिलिटी हो, इंटीग्रिटी हो, स्टैंडिंग हो, जिस व्यक्ति की एबिलिटी हो, इंटीग्रिटी हो, स्टैंडिंग हो, किस किस चीज में? सिक्योरिटी मार्केट में। ए पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड एबिलिटी एंड स्टैंडिंग इन सिक्योरिटी मार्केट। हाँ जी, इन सिक्योरिटी मार्केट, ए पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एबिलिटी इन सिक्योरिटी मार्केट। ओके, एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ लॉ, फाइनेंस, सिक्योरिटी मार्केट, लॉ, फाइनेंस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन। सिक्योरिटी मार्केट, लॉ, फाइनेंस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब की जिसको नॉलेज हो, ऐसे पर्सन को अपॉइंट करते हैं एज चेयरमैन इन द सेबी। ओके, सेबी में पर्सन कौन सा होना चाहिए? जिसको सिक्योरिटी मार्केट के बारे में पता हो, लॉ के बारे में पता हो, फाइनेंस की नॉलेज हो, अकाउंट्स की नॉलेज हो, इकोनॉमिक्स की नॉलेज हो, एडमिनिस्ट्रेशन। तो अकेला चेयरमैन चला लेगा क्या? क्या पूरा सेबी को एक अकेला चेयरमैन चला सकता है? सर, चेयरमैन का मतलब ये है कि कुछ और भी मेंबर्स होंगे। तो इसके में 2 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते, 2 मेंबर्स
ऑफ होते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, MCA, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, ठीक है। ये जो मेंबर्स ऑफिसर्स फ्रॉम कंपनी लॉ डिपार्टमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ है, वहां से दो मेंबर्स प्लस 5 मेंबर्स और 5 मेंबर्स। इन 5 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनी और 2 अदर्स। तो कुल मिला के 7 मेंबर, 2 मेंबर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के, 5 में से भी बाकी 3 जो मेंबर हैं, ठीक है, प्लस 1 मेंबर फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। इस तरह कंपोजिशन होती है सेबी की। सेबी की कंपोजिशन कैसी होती है भाई? एक तो चेयरमैन होगा जो कि इसको फाइनेंस की, लॉ की, अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की, एडमिनिस्ट्रेशन की, सबकी जिसको नॉलेज हो, ऐसा व्यक्ति, ए पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग। एंड 2 मेंबर्स कौन होंगे? जो मेंबर्स होंगे, मेंबर्स कहाँ के? कंपनी लॉ के। एंड 5 मेंबर्स, उनमें से 3 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होंगे और 2 मेंबर्स अदर्स होंगे, ठीक है। और ये जो 3 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ये होंगे होल टाइम, ये होल टाइम्स होंगे। 2 अदर मेंबर्स वो होल टाइम भी हो सकते हैं, पार्ट टाइम भी हो सकते हैं, और इसके अलावा 1 मेंबर RBI का होगा। ये जो है पूरा सिस्टम होगा सेबी का। अब सेबी में जो भी फैसले होंगे, हमेशा फैसले किसी भी मीटिंग में कैसे होते हैं? बाय मेजॉरिटी। तो सेबी का जो मैनेजमेंट है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी कैसे चलेगा? हाँ जी, सेबी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी चलेगा बाय मेजॉरिटी, ठीक है। तो ये जो है इसका जो मैनेजमेंट चलेगा, डिसीजंस होंगे। ये डिसीजंस कैसे होंगे? डिसीजन जितने भी होंगे, दैट विल बी, ऑल डिसीजन विल बी इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड। और ये जो मीटिंग ऑफ बोर्ड के अंदर जो भी डिसीजंस होंगे वो बाय मेजॉरिटी होंगे, और इक्वल वोट या टाई के केस में चेयरमैन विल हैव कास्टिंग वोट। तो उस केस में क्या होगा? चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट होगा। क्लियर? तो ये हमने समझा सेबी एक्ट, इसका मैनेजमेंट, इसका एडमिनिस्ट्रेशन, इसके फैसले कैसे होंगे। तो ये एक हाई पावर कमेटी बनाई गई, इसको रजिस्टर्ड किया गया है एक बॉडी कॉर्पोरेट, जिस तरह और कंपनी होती हैं, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी की हैं। इसका काम क्या था? CCI को स्क्रैप कर दिया गया। अब इसका काम था टू प्रमोट एंड डेवलप मार्केट। अब प्रमोट एंड डेवलप मार्केट के अंदर इसको क्या करना था? जब प्रमोट एंड डेवलप मार्केट करेगा तो इसका जो बेसिकली काम क्या था कि भाई मार्केट को डेवलप करे, कैपिटल मार्केट को, साथ ही साथ इन्वेस्टर्स के हितों को की रक्षा करे, उनके साथ कोई धोखा ना हो पाए, ये सब देखना है। इसके लिए इसका जो बोर्ड बनाया गया, इस बोर्ड का जो चेयरमैन है दैट इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो पर्सन है जिसको अपॉइंट करें, he should be a person of ability, integrity and standing, having knowledge in finance, accounts, law। इन सब के अंदर उसको महारत हासिल होनी चाहिए। ये सारा कुछ कहता है सेबी एक्ट। हाँ जी, बात कुछ समझ में आई? क्लियर?
और इसमें 2 मेंबर्स होंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, और उसके अलावा 5 मेंबर्स अदर्स होंगे, जिसमें से 3 सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी होल टाइम, और प्लस 1 मेंबर होगा आरबीआई। इसका कोई भी डिसीजन होगा, वो डिसीजन कैसे होगा, मीटिंग में होगा, और मीटिंग में डिसीजन कैसे होंगे, बाय मेजॉरिटी, बाय सिंपल मेजॉरिटी। यदि कोई टाई केस होगा, इक्वल वोट होंगे, तो चेयरमैन विल हैव कास्टिंग वोट। ठीक है, अब ये बना तो दिया हमने, बोर्ड एक्ट बना दिया, ठीक है, मैनेजमेंट भी डिसाइड कर लिया, लेकिन अब हमें समझना है कि सेबी के जो बनाया गया इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे, ये हमारे को समझना है। हमें समझना क्या है कि फंक्शंस क्या क्या। तो अब हम समझते हैं फंक्शंस। हाँ, अब समझिए फंक्शंस। तो सेबी के फंक्शंस आप समझिए। फंक्शंस तो सबसे पहला फंक्शन है प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। सेकंड है प्रमोट ऑब्लिक डेवलप सिक्योरिटी मार्केट, प्रमोट डेवलप सिक्योरिटी मार्केट। थर्ड रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट। प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, प्रमोट डेवलप सिक्योरिटी मार्केट, रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट। ये सेबी के फंक्शन है। प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटी एंड रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट। ओके, तो ये बेसिक अब ये सबसे पहले हम समझते कि ये रेगुलेट कैसे करेगा सिक्योरिटी मार्केट को। तो ये हाँ जी, तो ये सिक्योरिटी मार्केट को कैसे रेगुलेट करता है। इस रेगुलेशन के लिए सबसे पहले वो करता है रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंजेस। जो स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो परमिशन देते हैं ट्रेडिंग की, लिस्टिंग की, इन सबको रेगुलेट करता है। ओके, तो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा रेगुलेट इंटरमीडियरीज, यानी स्टॉक एक्सचेंज में और कैपिटल मार्केट में, सिक्योरिटी मार्केट में जो मीडिएटर, जो संस्थाएं काम करती हैं, कौन कौन, जैसे ब्रोकर्स हैं, रजिस्ट्रार्स हैं, ट्रांसफर एजेंट्स हैं। हालांकि आजकल डिपॉजिट आ गई, मर्चेंट बैंकर्स हैं, मर्चेंट बैंकर्स, अंडरराइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स, अंडरराइटर्स, और बाकी अदर्स जो भी प्रोफेशनल्स हैं। ये सब जो इंटरमीडियरीज हैं, जो स्टॉक इशू से लेके सेल परचेज या नई कंपनी के इशू लाने में ब्रोकर्स हैं, रजिस्ट्रार हैं, ट्रांसफर हैं, परसेंट मेंबर्स हैं, अंडरराइटर्स हैं, अदर प्रोफेशनल मेंबर्स हैं, तो इनको भी रेगुलेट करता है।
और स्टॉक एक्सचेंज को भी रेगुलेट करता है। ये सब इसके काम है। उसके अलावा सेबी क्या करता है, सेबी जो डिपॉजिटरी है, डिपॉजिटरीज हैं, ये डिपॉजिटरी एक तरह का बैंक होता है ना, जो कि हम इसका पूरा एक चैप्टर डिपॉजिटरी एक्ट है जो आपको पढ़ाएंगे। तो डिपॉजिटरीज का बेसिक काम क्या होता है, जिस तरह अपना बैंक होता है कैश का, डिपॉजिटरीज के अंदर आजकल शेयर्स फिजिकल फॉर्म में नहीं आते, वो शेयर्स हम कंपनी डायरेक्ट डिपॉजिटरीज के पास इशू कर देती है, यानी वो शेयर्स इवन आप शेयर्स अप्लाई करते हैं उसका वो शेयर सर्टिफिकेट डिपॉजिटरी के नाम इशू करती है कंपनी, और आप केवल उसके बेनिफिशियल ऑनर होते हैं। ठीक है, तो ये डिपॉजिटरीज को रेगुलेट करता है। उसके अलावा जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसमें डील करते हैं, या एफआईआई डील करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनको रेगुलेट करता है। जितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इन सबको रेगुलेट करने का काम भी कौन करता है, इन सबको रेगुलेट करने का काम भी सेबी करता है। उसके अलावा वेंचर कैपिटल फंड होते हैं, वेंचर कैपिटल फंड्स, वेंचर कैपिटल, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, उनकी कलेक्टिव स्कीम्स, म्यूचुअल फंड कलेक्टिव स्कीम। ठीक है, उसके अलावा सेबी का काम है इन्वेस्टर्स एजुकेशंस, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना, इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस, उनकी कंप्लेंट, उनकी शिकायत लेना, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और फ्रॉड को प्रिवेंट करना, ये सब बेसिकली सेबी के फंक्शंस हैं। ओके, अब ये जो इतने फंक्शंस करेगा, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है, डेवलपमेंट करना है सिक्योरिटी मार्केट को, ठीक है, रेगुलेट करना है स्टॉक एक्सचेंज को, ब्रोकर्स को, रजिस्ट्रार को, ट्रांसफर एजेंट्स को, मर्चेंट बैंकर्स को, अंडर राइटर्स, प्रोफेशनल वर्क, ये सब काम किसको करना है, सेबी को। डिपॉजिटरीज को रेगुलेट करना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एफआईआई को, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी जो फॉरेन के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो यदि यहाँ पर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, सिक्योरिटीज खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उन सबको रेगुलेट करना। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, उन सबको रेगुलेट करना, उनको एडवाइस करना। वेंचर कैपिटल जो भी फंड्स लगाते हैं उनको रेगुलेट करना, वेंचर कैपिटलिस्ट को रेगुलेट करना, म्यूचुअल फंड कलेक्टिव स्कीम्स को रेगुलेट करना, इन्वेस्टर्स एजुकेशंस, इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस, ये सारा रेगुलेट करना। उसके अलावा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फ्रॉड, इन सबको प्रिवेंट करना। ये सब काम कौन करता है, ये सारा काम सेबी करता है। लेकिन जब ये सेबी ये सारे काम करता है तो इसके लिए इसको कुछ पावर्स चाहिए, बिना पावर्स के तो ये कर नहीं सकता। ठीक है, तो अब पावर्स क्या है, अब हम समझेंगे पावर ऑफ द सेबी अंडर सेबी एक्ट 1992। ठीक है, तो अब हम समझते हैं पावर ऑफ सेबी। अब देखिए पावर ऑफ सेबी,
पावर्स ऑफ सेबी। अब समझते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की पावर। तो सबसे पहली पावर है स्पेसिफाई। सेबी कैन स्पेसिफाई रेगुलेशंस। स्पेसिफाई रेगुलेशंस, किस चीज की रेगुलेशन स्पेसिफाई कर सकता है? वो रेगुलेशन कर सकता है इश्यू ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल इशू होगी यानी शेयर्स इशू होंगे उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है। वो बनाए भी हैं सेबी ICDR 2009, जो अभी हम आपको आगे आपके चैप्टर्स में है वो सब आपको पढ़ाएंगे। इश्यू ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कैसे ट्रांसफर होंगे, कब ट्रांसफर होंगे, क्या फॉर्मेलिटीज होंगी, ये सब स्पेसिफाई करने की पावर है सेबी को। उसके बाद में अदर मैटर्स रिलेटिंग टू इशू एटसेट्रा। उसके अलावा स्पेसिफाई मैटर्स टू बी डिस्क्लोज्ड बिफोर इशू एंड टाइम टू टाइम मैटर टू बी डिस्क्लोज। क्या क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होंगी, ये सारी जो स्पेसिफाई रेगुलेशंस स्पेसिफाई करने की पावर किसकी है? सेबी की पावर है। ओके, तो ये जो पावर्स है ये है सेक्शन 11A। कौन सी पावर? ये पावर्स किस में दी हुई है? सेक्शन 11। ओके, उसके अलावा दे कैन स्पेसिफाई कंडीशंस। ये तो स्पेसिफाई रेगुलेशंस रिलेटिंग टू द इश्यू ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अदर मैटर्स रिलेटिंग टू द इश्यू मैटर्स टू बी डिस्क्लोज। उसके अलावा स्पेसिफाई कंडीशंस, पावर है टू स्पेसिफाई कंडीशंस। किस किस केस के अंदर? प्रोस्पेक्टस में, प्रोस्पेक्टस इश्यू करने में कंडीशन लगा सकता है। कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कंडीशंस लगा सकता है। उसके अलावा जो भी एडवर्टाइजमेंट फॉर पब्लिक इशू या फॉर सेल, परचेज, ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटी, कोई भी जो एडवर्टाइजमेंट होगा उनमें कंडीशंस स्पेसिफाई कर सकता है। ओके, उसके अलावा इशू कर सकता है इशू रूल्स। किस किस चीज के? लिस्टिंग के, ट्रांसफर के और अदर्स। ये सारे काम ये सेक्शन 11A के अंदर सेबी कर सकता है रिलेटिंग टू द इश्यू। लेकिन सेबी के साथ साथ एक सिक्योरिटी एक्सचेंज लेकिन कुछ एक्ट हैं जो भी ये स्पेसिफाई करेगा इस तरह करेगा बट नॉट अफेक्ट, कि इसके जो रूल्स हैं ये जो है कंपनीज एक्ट को, जो अभी नया भी आ गया कंपनीज एक्ट को, और SCRA एक्ट 1956। ये कंपनीज एक्ट 1956 में लिखा हुआ था, हालांकि अभी ये जहां 1956 से 2013 पढ़ा जाएगा। ठीक है, कि ये जो सेबी है इशू कर सकता है, कैपिटल कर सकता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर कर सकता है, लेकिन करना उसको इस तरह है कि उससे ये ना हो कि उसका जो रूल्स है उन पे इफेक्ट पड़े। किस पर इफेक्ट पड़े? कंपनीज एक्ट और SCRA पे। अदरवाइज उसका काम क्या है? इशू ऑफ कैपिटल से रिलेटेड, ट्रांसफर ऑफ शेयर से रिलेटेड, अदर मैटर रिलेटिंग टू इशू, और क्या क्या डिस्क्लोज करना है इसकी रिक्वायरमेंट कर सकता है
लिस्टिंग के, ट्रांसफर्स के, उनके बारे में रूल्स बना सकता है, कंडीशन स्पेसिफाई कर सकता है, प्रोस्पेक्टस के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, एडवर्टाइजमेंट के बारे में। लेकिन जो भी करना है सेबी को इस तरह करना है कि इट शुड नॉट अफेक्ट द कंपनीज एक्ट 1985 वो 1956 जो कि अब बदल के 2013 हो चुका है, एंड SCRA एक्ट। ओके, अब आ जाइए इसकी और क्या क्या पावर है। ये पावर्स हो गई रिलेटिंग टू द इशू, ठीक है। अब सेक्शन 11C के अंदर कुछ पावर्स हैं, वो पावर्स क्या क्या हैं वो अब हम समझते हैं। हाँ जी, अब समझते हैं अफेयर्स ऑफ इंटरमीडियरीज। अफेयर्स ऑफ इंटरमीडियरीज। तो सबसे पहले जो इंटरमीडियरीज हैं जो हमने बताए थे, शेयर ब्रोकर्स हैं, अंडर राइटर्स हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, बैंकर्स हैं, जितने भी इंटर रजिस्ट्रार हैं, ट्रांसफर एजेंट्स हैं, जितने भी प्रोफेशनल अदर्स हैं, जो भी इंटरमीडियरी इन्वॉल्व हैं, तो इन पे कैसे कंट्रोल करेगा, कैसे रेगुलेट करेगा। तो ये इनको पावर क्या है, सेबी हैज ए पावर अंडर सेक्शन 11C के अंदर, ये पावर टू इन्वेस्टिगेट। क्या है, सेबी हैज पावर टू इन्वेस्टिगेट। यदि पावर टू इन्वेस्टिगेट कब करेगी इन्वेस्टिगेट, यदि सेबी को लगता है कि वो जो कोई भी काम कर रहे हैं that is detrimental to the interest of the investors, कि जो भी काम कर रहे हैं that are detrimental to the interest of the investors or intermediary has violated any rules or regulations, violated any act, rules or regulations relating to this act, any provisions of act, rules and regulations। यदि कुछ का वायलेशन किया है, in that case they have the power to investigate। किसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, किसी भी इंटरमीडियरी को और एनी पर्सन, चाहे वो इंटरमीडियरी हो या ना हो। सेक्शन 11C पावर देती है इंटरमीडियरी को और एनी पर्सन। एनी पर्सन में सब कुछ आ गया, चाहे वो कनेक्टेड या उसका क्लाइंट हो सकता है इंटरमीडियरी का, या कोई और भी कनेक्टेड पर्सन हो सकता है, या अदरवाइज भी बड़ी वास्ट पावर दी हुई है, कोई भी पर्सन हो सकता है। तो वो क्या करेगा, उनके इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन में क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशंस में आपने देखा है जैसे कंपनी के इन्वेस्टिगेशन में होता था, इसी तरह इस इन्वेस्टिगेशन में कीप इन कस्टडी, कस्टडी में क्या रख लेगा, बुक्स रख लेगा, बुक्स, जितने भी रजिस्टर्स होंगे, बुक्स का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रजिस्टर्स, डॉक्यूमेंट्स, ओके, अदर डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स,
ये सारी चीजें ही कैन कीप इन कस्टडी। ओके, कब तक रख सकता है? फॉर 6 मंथ, अप टू 6 मंथ रख सकता है। उसके बाद में उसको रिटर्न करने पड़ेंगे, लेकिन रिटर्न करने के बाद में से भी चाहे तो ही में अगेन रिकॉल, वो दोबारा मांग सकता है। हाँ जी, से भी क्या करेगा, यदि इनको रिटर्न भी कर दिए दोबारा, मे कॉल अगेन, मे अगेन रिकॉल, मे रिकॉल। ओके, ही मे कॉल अगेन। ठीक है, लेकिन जब भी इसके पास किताबें रहेगी, इफ रिक्वेस्टेड बाई पार्टी, इफ रिक्वेस्टेड बाई पार्टी, पार्टी की रिक्वेस्ट पे ही कैन गिव, मे गिव सर्टिफाइड कॉपीज टू द पार्टी। ठीक है, यानी ही विल गिव द, जनरली वो तो आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेचू में हमने पढ़ाया ही है कि मे का मतलब क्या होता है। लॉ के अंदर जो करना भी होता है उसमें भी मे लगा दिया जाता है। ओके, तो ये हुआ कीप इन कस्टडी। कस्टडी का मतलब वो रख लेता है कस्टडी में, लेकिन वो छापा मार के सीज भी कर सकता है। यदि उसको लगता है कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, यदि उसको लगता है कि दे आर नॉट प्रोवाइडिंग, या कुछ कंडीशंस के अंदर ये काम तो वो करेगा, रिक्वायर करेगा और मे कीप इन कस्टडी। बट यदि ये कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, इन दिस केस with the prior permission of magistrate, with the prior permission of with the prior permission of magistrate, क्या कर सकता है? He may seize, with the prior permission of magistrate क्या कर सकता है? He may seize बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी वो तो मंगा सकता है कस्टडी में, ये सीज कर सकता है, यानी छापा मार के कब्जे में कर सकता है, जबरदस्ती कब्जा कर सकता है, सील कर सकता है, सीज कर सकता है, अपने कब्जे में ले सकता है। ओके, क्या कर सकता है? यदि उसको लगता है कि जो पार्टी, जो इंटरमीडियरी है या पर्सन है, ही कैन डिस्ट्रॉय, बिल्कुल वही प्रोविजन है जो कंपनी एक्ट के थे, म्यूटिलेटेड, altered, destroy, mutilated, alter, falsified, या छुपा सकता है, सीक्रेटेड। यदि उसको, सेबी को लगता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो प्रोवाइड नहीं कर रहे कस्टडी में, तो और उसको एप्रीहेंशन है सेबी के ऑफिसर्स को कि जो इंटरमीडियरी है या पर्सन्स है, तो वो क्या करेंगे? ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, म्यूटिलेट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, फाल्सिफाइड कर सकते हैं, सीक्रेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो काम है, लेकिन अगर कंपनी लिस्टेड है और टू बी लिस्टेड है, अब आप कहोगे भाई सेबी तो लिस्टेड और टू बी लिस्टेड पे ही चलता है, लेकिन इंटरमीडियरी का तो लिस्टेड होना जरूरी नहीं है ना। लेकिन इंटरमीडियरी भी यदि लिस्टेड है या टू बी लिस्टेड है, इन दिस केस ये सब काम नहीं कर सकता। ये सब काम केवल तब कर सकता है जब उसको लगता हो कि देयर इज इनसाइडर ट्रेडिंग। लॉजिक क्या है भाई? लिस्टेड कंपनी की तो काफी बुक्स और भी नियम है, बुक्स सबके पास होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज के पास भी। उस केस में यदि वो डिस्ट्रॉय, म्यूटिलेट, फाल्सिफाइड या सीज कर लेंगे बुक्स, तो सारी फॉर्मेलिटी क्वार्टरली
डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब में प्रॉब्लम होगी। इन दैट केस लिस्टेड और नॉट लिस्टेड में ये सब काम नहीं करेगा। लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग का यदि इसको डर हो, इनसाइडर ट्रेडिंग की मतलब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कुछ ट्रेडिंग वो है तभी वो कर सकता है। अब ये सीज की ये कब तक रख सकता है? जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तो ही विल रिटर्न ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के बाद क्यों रिटर्न कर देगा? रिटर्न आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड आफ्टर इन्फॉर्मिंग मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट से इन्फॉर्म करके तो रजिस्ट की थी तो मजिस्ट्रेट को बता देगा कि अब हमने ये वापस कर दिए। तो जब वो सीज करेगा तब भी मजिस्ट्रेट को बताएगा और जब वापस करेगा तब भी मजिस्ट्रेट को बताएगा। ओके, तो ये हमारा आया पावर टू इन्वेस्टिगेट। सर ये पावर टू इन्वेस्टिगेट तो तब होता है पोस्टमार्टम की एनालिसिस हो गई, वो तो हम लोग ऑडिट भी करते हैं, यानी जब हो गया गड़बड़ तब इन्वेस्टिगेशन है। कोई ऐसा काम नहीं है जैसे बीच में कोई गलती करने से पहले ही प्रिवेंट कर दिया जाए। यस, ये भी पावर दी गई है। जिससे कोर्ट स्टे ऑर्डर लगाता है इसको भी क्या है पावर दी गई है सीज ऑब्लिक डेसिस्ट ऑर्डर की 11D के अंदर। तो पावर और क्या क्या दी गई है सेबी को ये हम पढ़ेंगे। सेबी एंड सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर। सीज ऑब्लिक डेसिस्ट ऑर्डर सेक्शन 11D सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर। तो सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर क्या है? सेबी में पास यानी सीज और डेसिस्ट ऑर्डर का मतलब आपको रोक देना, सीज कर देना, ये काम नहीं करना है। सीज करना, ये डेसिस्ट करना। तो सीज ऑर्डर और डेसिस्ट ऑर्डर क्या है कि सीज सेबी में पास एन ऑर्डर ऑफ सीज एंड डेसिस्ट to prevent violation। किस चीज का वायलेशन? हाँ, टू प्रिवेंट वायलेशन और टू प्रिवेंट कमिटिंग वायलेशन, कमिटिंग वायलेशन ऑफ सेबी एक्ट रूल्स और रेगुलेशंस और इंस्ट्रक्शंस आफ्टर conducting inquiry, after conducting inquiry for violation। तो वायलेशन की इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद में क्या कर सकती है सेबी में पास से सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर। लेकिन इस केस में भी बट नॉट इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी और टू बी लिस्टेड यानी इन द प्रोसेस ऑफ
लिस्टिंग, जो कंपनी लिस्ट हो रही है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, इन दोनों के केस में कोई सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर पास नहीं होगा। ओके, ठीक है। ये भी केवल क्या पास होगा, लेकिन जैसा इन्वेस्टिगेशन के केस में, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। ये भी जो सेबी सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर है, ये भी केवल कब कर सकती है, जब उसको लगता है कोई वायलेशन कमिट होने जा रही है एक्ट की, रूल्स की, रेगुलेशंस की, तो उसको वायलेशन को कमिट करने से रोकने के लिए सेबी क्या कर सकती है, इस तरह का ऑर्डर दे सकती है कि इसको